Hello, बच्चों. Welcome to RGPV Rumors. So we are back with our civil survival series. I hope फर्स्ट यूनिट में अभी तक आपने अपने आप को सरवाइव कर लिया होगा. अब जल्दी से सेकेंड यूनिट में सर्वाइव करते हैं. बेटा एक कॉन्सेप्ट समझो. आप जो यूनिट 1 है वो बिल्कुल न्यूमेरिकल फ्री यूनिट है, तो आप उसमें से जितने थ्योरी क्वेश्चन कर सकते हो, जो मैंने इंपॉर्टेंट 8 to 9 क्वेश्चन बताए वो तो करने ही करने, और भी अगर आप एडिशनल कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो. सेकेंडली, उसके अलावा यूनिट 2, 3, 4, 5 सब में न्यूमेरिकल्स है ना. तो अगर किसी को लगता है कि नहीं हमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं आते, तो अपन वही वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो पूछे जाते हैं और जो इजीली डुएबल है, ताकि आप स्कोर कर लो, जस्ट लाइक रिड्यूस लोड जो सेकेंड यूनिट में. सो वो वाली वीडियो उस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल की मैं एक डिफरेंट बनाऊंगी. बट अभी हम सेकेंड यूनिट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 100% पूछे जा सकते हैं, वो वाले स्टार्ट करते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस. तो ये बेटा सेशन ध्यान से सुनना. सारे क्वेश्चंस आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी जो इंपॉर्टेंट हैं, किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, एंड साथ में उसकी थ्योरी है. अब बेटा किन बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं ये वाली जो थ्योरी है वो उनके लिए नहीं सही है, उनके पास अपने खुद के नोट्स हैं जो उन्होंने कॉलेज में बनाए वो नोट्स हैं, या वो कहीं और किसी बुक से, शिवानी से, XYZ एरिया से पढ़ना चाहते हैं, तो वो पढ़ सकते हैं, यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन ले सकते हैं. ये क्वेश्चन बहुत सारे पास्ट ईयर पेपर्स का एनालिसिस करके बनाए गए हैं, कि इंस्टेड ऑफ पूरे पूरे चैप्टर का वन शॉट करने के बजाय हम क्विकली 5 to 6 वो क्वेश्चन कर ले जो 100% आने के चांसेस है. तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं. तो जो सेकेंड यूनिट है वो है सर्वेइंग एंड पोजीशनिंग. सो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं, एक एक करके हम सबको कवर अप करेंगे. सो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सर्वेइंग को डिफाइन करना, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वेइंग एंड डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग. अब बेटा सर्वेइंग क्या होता है, आप एक चीज समझो कि जब हम कभी भी बोलते हैं कि हम सर्वे कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी चीजों का हम ओपिनियन लेके एक फाइनल आउटकम पे आते हैं, राइट. तो सर्वेइंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ मेजरिंग. तो अब सिविल में क्या होता है, सिविल में तो बेटा हम जाके एक एक से पूछ नहीं सकते कि ये बिल्डिंग बना है या वो नहीं बना है ना. तो सिविल में सर्वेइंग मीन्स होता है कि किसी भी डिस्टेंस को या एंगल को या एलिवेशन को मेजर करना. क्यों? ताकि वो रिलेटिव पोजीशंस निकाल सके कि वो अर्थ के सरफेस से कितने ज्यादा उसके पॉइंट्स नियर हैं या फार हैं. ठीक है. अगर आप सबने ध्यान दिया होगा, जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, ब्रिज के यहाँ जाते हो, तो उधर लिखा रहता है कि समुद्र तट से इतना ऊंचा या समुद्र तट से इतना नीचा या अर्थ सरफेस से इतना ऊंचा, बहुत जगह आपने देखा होगा. तो दैट इज बेसिकली फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ रिलेटिव पोजीशंस में. क्यों करा जाता है? इसीलिए करा जाता है ताकि हम बेटा गूगल मैप्स, सीरी और गूगल मैप्स वाली जो बोलती है ना, प्लीज टर्न लेफ्ट, ठीक द नेक्स्ट राइट टर्न, ऐसे बात करती है ना, तो उसे देख के कैसा लगता है कि इसको इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे आती है. तो बेटा उसे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती, वो सब फीडेड है. सो द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग क्यों किया जाता है? मैप और प्लान्स बनाने के लिए, टू प्लान एंड एग्जीक्यूट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स सच एज रोड्स, बिल्डिंग्स, रेलवेज, ब्रिजेस. तो अगर मैप बनेगा तो क्या करना पड़ेगा? अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर जैसे आज सरकार लाडली लक्ष्मी योजना निकालती है, तो वो क्या करती है, पहले देखती है ना कि कितनी औरतें मध्य प्रदेश में गरीब हैं, तो वो सर्वे करती. तो सिमिलरली कोई भी प्लान, सॉरी, कोई भी मैप या प्लान बनाने के लिए फर्स्ट वी नीड कि हम सर्वेइंग करके वो जगहों को आइडेंटिफाई कर ले, उनकी रिलेटिव पोजीशन पता कर लें. सर्वेइंग दो टाइप की होती है, एक होती है प्लेन सर्वेइंग और एक होती है जियोडेटिक सर्विंग. जो प्लेन सर्विंग होती है वो क्या होती है, अर्थ के कर उसमें हम अर्थ के कर्वेचर को निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन जियोडेटिक सर्विंग में क्या होता है, हम अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हैं. एप्लीकेशंस क्या होते हैं सर्विंग के? सर्विंग इज असेंशियल लैंड डेवलपमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, बाउंड्री फिक्सिंग जो होती है, मैपिंग बनती है, इन सबको एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करने के लिए और इसका एग्जीक्यूशन हो पाए सिविल इंडस्ट्री में अच्छे से, इसके लिए हम सर्विंग करते हैं. तो बेटा ऐसा भी आ सकता है, डिफाइन, सॉरी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर्विंग. तो आपको ये लिख के आना है, और सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विंग सिविल इंजीनियरिंग में लिख के आनी है ना. एक क्वेश्चन ये बन सकता है. यहाँ सिर्फ ऐसा भी आ सकता है, डिफाइन सर्विंग, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विंग, या ऐसा आ सकता है, डिफाइन सर्विंग एंड राइट द, गिव द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग. समझ में आया? तीन तरीके से बन सकता है. अब सिग्निफिकेंस क्या होता है? सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट का जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन क्या था बेटा फर्स्ट यूनिट में? बेस,
है ना? तो फाउंडेशन जो होता है, फर्स्ट स्टेप होती है, वो क्या होती है? सर्वेइंग। आपको अगर याद होगा, हमने एलिमेंट्स ऑफ उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं, उसमें ही पढ़ा था कि सर्वेइंग करेंगे, तो पता चलेगा किस जगह क्या बनाना है, क्या करना है। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग लेआउट, डायमेंशन, लेवल, जो भी सर्वेइंग के लिए लगता है। तो सर्वेइंग इज़ बेसिकली कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले ये फिगर आउट करना कि यहाँ इस लैंड पे ये कुछ बन सकता है, यहाँ क्या-क्या चीज़ें जो हटानी है, क्या-क्या रखनी है, ठीक है? एक्यूरेट प्लानिंग और डिजाइन में, क्योंकि सर्वे करने से क्या होता है, प्रिसाइज मेजरमेंट्स मिलते हैं लैंड के, बाउंड्री के, फीचर्स के, तो इससे क्या होता है कि प्लानिंग, रोड बनाने की, बिल्डिंग बनाने की। अब बेटा सरकार ऐसा कर सकती है क्या कि यमुना नदी में जाके बीच में लोगों की बिल्डिंग बन रही, नहीं कर सकते ना बेटा, कुछ भी आड़ा टेढ़ा नहीं बना सकते। इसीलिए कॉस्ट एस्टिमेशन एंड मटेरियल प्लानिंग, जब सर्वे होता है तो क्या, कितना मटेरियल लगेगा, कितना क्वांटिटी ऑफ सामान चाहिए, कितना कंक्रीट चाहिए। आई होप बेटा सब बच्चों ने कंक्रीट कर लिया होगा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सर्वे डेटा से क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, लेबर और कॉस्ट हमें पता चलता है, इससे हम बजट मेंटेन कर सकते हैं। Monitoring and control during and after construction, surveying is used to monitor deformation, settlement and alignment of structures like tunnel, railway and pipeline. मैंने क्या बोला कि अगर कंस्ट्रक्शन हो गया एक बार, तो अगर सर्वेइंग करा हुआ होगा और पहले और बाद में दोनों से, तो हमें क्या पता चलता रहेगा कि अब जैसे मान लो कि कोई रेलवे स्टेशन आज बना और अगर उसमें सरकारी मक्कारों ने कुछ पैसे खा लिए और वो थोड़े टाइम बाद टूटने लगा, तो वो जो सर्वेइंग की होगी वो वाले पन्ने वापस खुलते हैं उन्हें जेल में डालने के लिए। लीगल एंड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, सर्वेइंग डिफाइंस लीगल बाउंड्रीज किसी भी लैंड का, प्लॉट का। बेटा क्यों, जब हम कोर्ट में जो बेटा लड़ाइयाँ होती हैं गाँव में ज़मीन के पीछे, है ना? मेरी है, तेरी है, आजकल तो खून भी हो जाता है। तो उसके लिए एक लीगल सेटलमेंट होता है ना, इतने बीघा ज़मीन, उतने बीघा ज़मीन, तो वो बीघा ज़मीन कहाँ से आता है? सर्वेइंग से आता है। समझ में आया? तो ये आप लिख सकते हो इसके सिग्निफिकेंस और ये इसके कुछ पॉइंट्स शॉर्ट नोट में। देन बेटा मूविंग टू डिटेल्ड क्लासिफिकेशन, है ना? तो क्लासिफिकेशन होता है जो सर्वेइंग का, वो अलग अलग फैक्टर्स पे होता है। नेचर के अगर बेस पे बात करें तो कौन सी होती है? दो होती है, प्लेन सर्विंग और जियोडेटिक सर्विंग, है ना? जो प्लेन सर्विंग आपको बताया कि अर्थ को क्या अज्यूम करते हैं, उसमें फ्लैट अज्यूम करते हैं ना, बहुत छोटे छोटे। अब जैसे अगर स्लम एरिया का सर्वे करने जाएंगे तो उसमें क्या अर्थ को कंसिडर कहाँ करेंगे, जगह ही नहीं है ना। लेकिन अगर अर्थ का कर्वेचर कंसिडर कर रहे हैं, लार्ज स्केल एरिया, बेटा अगर मुंबई में किसी स्लम में अगर सर्वेइंग करने जाएंगे तो वो दैट इज ए स्मॉल एरिया, उसमें हम अर्थ को ज़्यादा कंसिडर नहीं करते क्योंकि अर्थ दिख ही नहीं रहा है। सब गली बॉयज़ तेरी गली में, मेरी गली में, देखिए ना बेटा। लेकिन वहीं बेटा अगर हम किसी बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी वाले एरिया में जाके देखें तो वो लार्ज स्केल एरिया है, तो उसे जियोडेटिक सर्वेइंग बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे बेटा चेन सर्वेइंग होती है, चेन या टेप से मेजरमेंट्स लेने के लिए। अच्छा, सर्वेइंग क्या होता है बेटा? अभी क्या बोला, मेजरमेंट करना है, मतलब सब कुछ पेन कॉपी में प्रॉपर होना चाहिए, तो दैट मीन्स देयर वुड बी नंबर्स, मेजरमेंट इन्वॉल्व। ऐसा कर सकते हैं क्या हवा में, अरे 3 फुट होगा, 4 फुट होगा, ये कर सकते? नहीं कर सकते। तो प्रॉपर मेजरिंग करने के लिए चेन और टेप होता है, एक होता है कंपास, कंपास से मेजर किया जाता है डायरेक्शंस को। थीडोलाइट सर्विंग जो होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स निकालने के लिए थीडोलाइट सर्विंग की जाती है। लेवलिंग, लेवलिंग क्या होता है? एलिवेशन मेजर करने के लिए लेवल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो अगर जैसे पहाड़ है और इधर अगर सर्वेइंग करनी है तो देयर वी यूज लेवलिंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग मतलब जो प्लॉटिंग कैसे की जाती है, प्लॉटिंग इट इज डन इन द फील्ड डायरेक्टली इन द शीट, मतलब कि गांव में और इन जगहों पे प्लेन टेबल की जाती है फील्ड में। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेइंग मतलब ईडीएम और ये जो जीपीएस के टूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज किए जाते हैं फॉर एक्यूरेट एंड फास्ट डेटा कलेक्शन, मतलब वो हम जीपीएस, सैटेलाइट इनसे करते हैं जिससे हमें डायरेक्शंस, डेटा ये इजीली पता चल पाए, लाइक जस्ट लाइक गूगल मैप्स। नाउ पर्पस, बेस्ड ऑन पर्पस, तो एक होता है टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्विंग इसलिए की जाती है, जो नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर्स होते हैं उनको डिटरमाइन करती है, किसके? रिवर के, रोड के, है ना। कैडेस्ट्रल सर्विंग क्या होती है? प्रॉपर्टी बाउंड्री के लिए, लैंड के रिकॉर्ड के लिए, अभी बताया ना बेटा, 10 बीघा, 2 बीघा। इंजीनियरिंग सर्विंग क्या होती है? डिजाइन और एग्जीक्यूशन करने के लिए, ब्रिजेस का, रोड का, कि पहले ऐसा होता है ना, पहले नाप लेंगे। आज बेटा टेलर भी कपड़े सिल रहा होगा, अगर सबके तो पहले नाप लेगा, तो जस्ट बिकॉज सेम वे में अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले कहीं पे भी रोड बनाना है, कहीं पे भी ब्रिज बनाना है, तो ये सर्वेइंग करनी पड़ेगी। एक होती है हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, वाटर बॉडीज में डील करने के लिए, बताया था ना बेटा। वो मरीन्स में आजकल दुबई में तो होटल नीचे बन जाता है, तो वो लोग पहले वहां जाके मेजरमेंट्स लेंगे। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग, है ना, यूजेस सेलेस्टियल बॉडीज
टू डिटरमाइन लोकेशन एंड ओरिएंटेशन, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, सैटेलाइट्स, इनको यूज करके। देन बेटा बेस्ड ऑन मेथड्स, मेथड्स क्या क्या होते हैं, ट्राइंगुलेशन सर्विंग, है ना, एरिया डिवाइडेड ट्राइंगल्स एंगल्स में इनको इससे मेजर करते हैं। ट्रेवर्सिंग द होल एरिया इज कवर्ड यूजिंग अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस, ओपन और क्लोज, मतलब लाइन से कनेक्ट करके फिर उसका मेजरमेंट लेते हैं। फोटोग्राफिक एरियल सर्विंग, ड्रोन शॉट, सैटेलाइट शॉट्स या एयरप्लेन इमेजिनरी शॉट्स लिए जाते हैं मैपिंग के लिए, बहुत जब बड़े बड़े एरियाज होते हैं। क्लियर है बेटा? बेटा अब जैसे आतंकवादी है वो कैसे सर्वेइंग करते हैं, ये वाली, है ना, पाकिस्तान से भी आया था ना ऑपरेशन सिंदूर में, ऐसा उन्होंने पहले सर्वे किया कि कितने लोग दिख रहे हैं, कितनी लाइट चल रही है ना, तभी तो हमने ब्लैकआउट किया था, समझ में आया? नाउ बेटा दिस वाज ऑल अबाउट सर्विंग, तो आ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग, तो आप हर किसी के अगर पॉइंट्स को हिंदी में भी समझाओगे तो इजीली लिख पाओगे। नेक्स्ट बेटा मूविंग टू द टॉपिक, सर्वेइंग का एक पार्ट जो हमने पढ़ा था लेवलिंग, उस पे क्वेश्चन आता ही आता है। सो डिफाइन लेवलिंग एंड लिस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ लेवलिंग, एंड कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। बेटा ऐसा भी आ सकता है, डिफाइन लेवलिंग एंड एक्सप्लेन रेसिप्रोकल लेवलिंग, क्योंकि रेसिप्रोकल लेवलिंग इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसा भी आ सकता है डिफाइन लेवलिंग एंड लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ लेवलिंग, या ऐसा भी आ सकता है डिफाइन लेवलिंग एंड द इंस्ट्रूमेंट्स कॉमनली यूज्ड इन लेवलिंग। सो लेवलिंग क्या होती है, वो प्रोसेस होता है जिससे हम जो एलिवेशन होती है, हाइट, मतलब माउंटेन्स जो हैं, मतलब एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से एलिवेशन को मार्क करना, बेंचमार्क बनाना पर्टिकुलर हाइट पे, इज कॉल्ड लेवलिंग, है ना। तो एक तरीके से ये भी एक टाइप ऑफ सर्वेइंग क्यों थी, क्योंकि हमें माउंटेन पे मेजरमेंट लेने के लिए लेवलिंग ही करनी पड़ेगी। तो लेवलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग कि कितनी हाइट है। जैसे मान लो कि अगर दो पहाड़ हैं, तो उनके बीच अगर कुछ बनना है तो पहले दोनों को एक पर्टिकुलर लेवल में लाना पड़ेगा, लेवलिंग, समझ में आया, एक लेवल में लाना पड़ेगा एक हाइट को। तो लेवलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिवेशन या हाइट ऑफ वन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम बेंचमार्क पॉइंट बोलते हैं। और स्टैब्लिशिंग पॉइंट सेटअप, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर हाइट पे कुछ बनाना है तो उधर हमें एलिवेशन अगर देखना है तो वो हम वाया कैसे करते हैं, लेवलिंग के थ्रू, है ना। इट इज अ की पार्ट ऑफ सर्वेइंग एंड इट इज यूज टू इंश्योर दैट कंस्ट्रक्शन वर्क्स आर लेवल, एक्यूरेट एंड स्टेबल, लाइक रोड्स, कैनाल्स, फाउंडेशन एक्सेट्रा। अब बेटा आप एक चीज समझो, आपने, मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपने कभी स्टेशन पर बहुत ध्यान से देखा होगा, जैसे भोपाल लिखा है ना, तो भोपाल स्टेशन पे जो येलो कलर की जगह वाली ट्रेन बस पटरी पे आती है, स्टेशन पे आती है, तो वहां पर क्या लिखा रहता है, लेवल लिखा रहता है, ध्यान दिया होगा आपने, है ना, एलिवेशन और लेवल लिखा रहता है। तो कैसे लिखा रहता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर, या दिस मेनी एट दिस लेवल फ्रॉम दी अर्थ, या एट दिस लेवल फ्रॉम दी सी, ऐसा बहुत जगह लिखा। तो वो लेवलिंग क्या है, एक हाइट या एलिवेशन को डिटरमाइन करना जब हम कुछ भी बना रहे, है ना। अलग अलग टाइप की लेवलिंग क्या क्या होती है, एक होती है सिंपल लेवलिंग, जब दो पॉइंट्स क्लोज होते हैं और एक ही सिंगल इंस्ट्रूमेंट से हम कर पाते हैं, सिंगल, सिंपल मतलब एक ही से इजीली। डिफरेंशियल मतलब बहुत सारे सेटअप्स यूज होते हैं, है ना, फार होते हैं, अनइवन ग्राउंड सरफेस होता है। तो देखो अगर मान लो आपका घर और आपकी सेटिंग का घर वो पास पास में, तो इजीली सामान का लेना देना होगा, मतलब आप, है ना। लेकिन अगर डिफरेंशियल लेवलिंग बहुत दूर दूर है तो थोड़ा सा दूर, अलग अलग सेटअप होगा। फिर फ्लाई लेवलिंग होता है, परफॉर्म टू कनेक्ट अ बेंचमार्क टू अ टेम्पररी बेंचमार्क ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। फ्लाई मतलब बेटा ऊपर से उड़ के करना पड़ रहा है, मतलब ज्यादा मेहनत लग रही होगी, तो मतलब बेंचमार्क वो पॉइंट होता है जिसको हम रेफरेंस पॉइंट समझते हैं। जैसे मान लो ए, अगर ए से बीच का बी का डिफरेंस चाहिए, तो बी इधर क्या है, एग्जाम्पल बेंचमार्क है, और ए क्या है, एलिवेशन है। अब ए और बीच का डिस्टेंस और हाइट मार्क की जाएगी और वहां पे रोड बनाया जाएगा, समझ में आया। तो फ्लाई में क्या होता है कि एक टेम्पररी बेंचमार्क बनाया जाता है, पहले उन दोनों का डिस्टेंस लिया था, फिर टेम्पररी से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस लिया जाता है। देन कम्स प्रोफाइल लेवलिंग, क्यों डिटरमाइन की जाती है, अगर एलिवेशन का चेंज होता है, एग्जाम्पल, है ना, कहाँ पे रोड्स में, रेलवे रूट्स में। अब बेटा रोड एक जैसी तो नहीं हो सकती ना पूरी, कहीं ब्रिज बनेगा, कहीं कुछ बनेगा, तो वहां ऊंची रोड होती है, तो प्रोफाइल लेवलिंग। क्रॉस सेक्शनिंग मतलब टेकन एट द राइट एंगल्स टू प्रोफाइल लाइंस टू एसेस साइड स्लोप्स एंड डिजाइन विथ। अब देखो क्रॉस सेक्शन मतलब राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री पे किसी भी पर्टिकुलर जगह से ली जाती, प्रोफाइल लाइन से ली जाती है। और जो स्लोप्स होती है, स्लोप मतलब ढलान होती है ना, उधर
ढलान पे लेवलिंग करना मतलब रोड से उसका लेवल को मैच करना, ढलान बनाना। अगर दोनों साइड ढलान बनानी है तो दोनों साइड एक रेफरेंस पॉइंट रखना पड़ेगा, तो वो विथ मेजर करने के लिए मतलब ऐसे समझो कि हम कहीं से फिसल पट्टी होती है या स्लोप होती है ना, स्लोप पे से नीचे आ रहे हैं, तो अगर फिसल पट्टी में दोनों साइड पे अगर हैंडल नहीं होंगे तो पकड़ के गिर जाओगे कि नहीं गिर जाओगे? गिर जाओगे। तो वो जो बीच की विड्थ है वो किससे मेजर होगी? क्रॉस सेक्शनिंग लेवलिंग से। एक होती है रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लेवलिंग। बेटा इस पर अलग से शॉर्ट नोट भी आ सकता है। यूज्ड व्हेन लेवलिंग अक्रॉस ऑब्स्टेकल्स लाइक रिवर्स टू एलिमिनेट एरर। पानी के बीच में बेटा मरीन अगर कुछ भी बनाना है तो रेसिप्रोकल लेवलिंग यूज करते हैं। और एक होती है प्रिसाइज लेवलिंग, जो हाई एक्यूरेसी लेवलिंग होती है, एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोसीजर्स यूज होते हैं। अब लेवलिंग क्यों वो सॉरी इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज होते हैं लेवलिंग में? सबसे पहले होता है डंपी लेवल, है ना, ये क्या होता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन निकालने के लिए। एक होता है लेवलिंग स्टाफ, ये एक वर्टिकल रॉड होती है जो क्या मेजर करती है? हाइट डिफरेंस मेजर करती है। एक होती है ऑटोमेटिक लेवल। ऑटोमेटिक लेवल क्या होता है? सेल्फ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है इजी और क्विक रीडिंग के लिए, जैसे जस्ट लाइक समथिंग लाइक स्केल। एक होता है टिल्टिंग लेवल, जो क्यों क्या होता है? टेलीस्कोप होता है, और जिसको हम टिल्ट करके क्विक एडजस्टमेंट करके एडजस्टमेंट से हम क्या निकाल सकते हैं? उससे उसे एंगल भी फिगर आउट कर सकते हैं। एक होती है डिजिटल लेवलिंग, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक लेवल दैट गिव्स डिजिटल रीडिंग्स। मतलब डिजिटल मतलब यू डू नॉट हैव टू मैन्युअली डू इट, डिजिटली इजीली कर सकते हैं। ट्राइपॉड बेटा, जिससे हम लोग सेल्फी मैंने ले ली आज और व्लॉग्स बनते हैं, तो टेबल स्टैंड ऑन विच द लेवल इंस्ट्रूमेंट इज माउंटेड, जैसे हम अपना फोन माउंट करके लड़कियां रील्स बनाती हैं। स्पिरिट लेवल या बबल फॉर चेकिंग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली। बेटा जो आखिरी के दो हैं ये कोई लेवल करने के वो नहीं है, ये किस लिए है? ये एक सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे अब देखो स्पिरिट लेवल क्या है? एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट रखा गया उससे हॉरिजॉन्टल एरिया निकालने के लिए, विथ निकालने के लिए। अब बेटा जैसे कि आई टोल्ड रेसिप्रोकल लेवलिंग इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लेवलिंग, तो इसको बेटा ध्यान से कर लेना। इजी अलग से भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। डिफाइन लेवलिंग एंड एक्सप्लेन रेसिप्रोकल लेवलिंग, है ना। रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होती है? अगर कहीं पे भी एलिवेशन का डिफरेंस है टू पॉइंट्स में, है ना, डिफरेंस इन एलिवेशन मतलब दो पॉइंट्स में डिफरेंस है, जैसे अगर ए फेयर एंड लवली है तो बी चारकोल मास्क है ना, डिफरेंस है एलिवेशन में, एंड आर सिचुएटेड ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल, जैसे जस्ट लाइक बेटा हाउ कि someone from mechanical loves computer science, but then they both are opposite and are situated on different floors and are situated on opposite sides of an obstacle. Obstacle कौन है बीच में? HOD, है ना, like a river or a valley, है ना। जस्ट बेटा ये मजाक, ये तो जस्ट एन एग्जाम्पल था ताकि आपको एग्जाम में याद रहे लिखने का। बट अगर सपोज करो कि अगर हमें दो बिल्डिंग्स बनानी है ना, लेकिन बीच में अगर रिवर है या बीच में कोई वैली है, तो उस केस में रेसिप्रोकल लेवलिंग की जाती है, क्योंकि वो अनइवन सरफेस कंसिडर होता है। क्या पर्पस होता है? इट इज यूज टू एलिमिनेट इंस्ट्रूमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल एरर्स सच एज कॉलिमिनेशन एरर, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन बाय टेकिंग रीडिंग्स फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द लाइन। अब जब हम दोनों साइड से रीडिंग लेंगे तो कोई एरर आएगा ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हम रिवर के इस साइड से भी रीडिंग ले रहे हैं, हम रिवर के उस साइड से भी रीडिंग ले रहे हैं। क्या प्रोसीजर होता है? सेट अप द लेवल नियर पॉइंट ए, टेक द स्टाफ रीडिंग्स ऑन पॉइंट ए एंड बी, देन मूव द इंस्ट्रूमेंट नियर पॉइंट बी एंड रिपीट द रीडिंग्स। मतलब पहले सीएस में चार दो दोस्त बनाए, एग्जाम्पल से समझो। पहले किसी मैकेनिकल के बच्चे ने सीएस में दो दोस्त बनाए और बोला भाई भाभी का नंबर दिलवा दो। फिर मैकेनिकल में दो दोस्त बनाए जो जाके अब भाभी के दोस्त बनेंगे। समझ में आया कि पहले पॉइंट ए पे ए और बी दोनों की रीडिंग ली, फिर पॉइंट बी पे जाके अगेन ए और बी की दोनों की रीडिंग ली, तो इससे फाइनली इंस्टाग्राम अकाउंट एक्सचेंज हो जाएगा, फिर व्हाट्सएप एक्सचेंज हो जाएगा, फिर सेटिंग हो जाएगी और फोर्थ ईयर तक ब्रेकअप भी हो जाएगा। देन मूव द इंस्ट्रूमेंट नियर पॉइंट बी एंड रिपीट द रीडिंग्स। बेटा आई होप आप फॉलो कर रहे हो, सॉरी मैं मार्क दिखाना भूल गई। यूज द एवरेज ऑफ टू टू कैलकुलेट द ट्रू डिफरेंस एलिवेशन में। समझ में आ गया बेटा? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना। पहले ए पे खड़े होके रीडिंग ली बी की और ए की बीच की, फिर बी पे खड़े होके ए और बी की ली, जो डिफरेंस आया उनको कैलकुलेट कर लिया, तो ये जो बीच का डिस्टेंस पता चल गया। समझ में आ गया ना? किसी और बीच में अगर ऑब्स्टेकल है तो वो कौन है? HOD, या जलने वाले बच्चे। क्लियर? रीडिंग्स टेकन, 4 readings are taken in total, 2
फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट नियर ए, समझ में आ गया? दो दोस्त कहाँ बनाए? सीएस में बनाए, फिर दो दोस्त मैकेनिकल में बनाए। क्लियर है बेटा? फॉर्मूला क्या यूज होता है? ट्रू डिफरेंस लेवल हाफ ए वन माइनस बी वन प्लस ए टू माइनस बी टू। जो ए वन बी वन एक ही तरह से रीडिंग है, मतलब सीएस में दो दोस्त और फिर मैकेनिकल में दो दोस्त। एरर एलिमिनेशन, दिस मेथड हेल्प टू कैंसल आउट जो भी एरर्स होते हैं, स्पेशली दोज कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और मिस एडजस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब दोनों जगह पे कर लिया तो प्रॉपर एक्यूरेसी हो गई कि भैया सीएस के दोस्तों ने भी बोल दिया हाँ हाँ भाई भाभी का नंबर दिलवाएंगे, और मैकेनिकल के दोस्तों ने बोल दिया भाई भाभी तो एक्सेप्ट करेंगी 100%, क्योंकि हम सब रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे, तो आप ही बचोगे तो भाभी आपकी ही करेगी। क्लियर है बेटा? तो कोई एरर आएगा ही नहीं। एप्लीकेशन क्या होता है बेटा? ये सब हंसी मजाक की बातें, प्लीज इसे पर्सनली मत लो, ये सब इसलिए समझाया जाता है ऐसे ताकि आपको बस एग्जाम में याद आए। Again, back to studies applications. It is commonly used in leveling across rivers, canals, deep gorges or railway tracks where it is not feasible to place instrument between two points. मतलब अब जैसे अगर छोटी सी पटरी बनानी है तो इट इज पॉसिबल टू प्लेस अ इंस्ट्रूमेंट, लेकिन अब समझो ना कि इधर पटरी बनानी है और उधर बीच में यमुना नदी है और फिर उधर वापस पटरी बनानी है, तो कैसे करेंगे? रेसिप्रोकल लेवलिंग यूज करेंगे। मतलब कंप्यूटर साइंस में मैकेनिकल गाय वांट्स टू हैव एन अफेयर विद अ गर्ल, तो वो क्या करेगा? पहले सीएस में दो लड़कियों को दोस्त बनाएगा, फिर मैकेनिकल में दो लड़कों को दोस्त बनाएगा। जब वो दो लड़के इन दो लड़कियों से बात करेंगे तो बीच में इधर से भाभी का नंबर और इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट मेन भाई की एक्सेप्ट हो जाएगी। क्लियर है बेटा? कि ए पे खड़े होकर रीडिंग लेना दो बार, बी पे खड़े होकर रीडिंग लेना दो बार, ए बी को मिला के जो डिफरेंस आएगा दैट इज द करेक्ट एलिवेशन विच इज फाउंड। आई होप बेटा आपको रेसिप्रोकल लेवलिंग और लेवलिंग क्या होती है समझ में आ गया होगा। अब बेटा नेक्स्ट तरह का सर्वेइंग का मेथड होता है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट क्या होता है बेटा? जितना टफ इसका नाम है उतना टफ ये खुद में नहीं है। इसका क्वेश्चन आएगा ही 100%। ये क्या है? एक्सप्लेन द थियोडोलाइट, डेफिनेशन, कंपोनेंट्स एंड मेन फंक्शंस। अब देखो बेटा थियोडोलाइट क्या होता है। थियोडोलाइट इज अ सर्विंग इंस्ट्रूमेंट। ये एक सर्विंग इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा। आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किया है लेकिन जरूर ये देखते देखते गूगल कर लो थियोडोलाइट क्या होता है। एक बड़ा सा, जैसा हम लैब के अंदर माइक्रोस्कोप देखते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं ना, माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स, वैसा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि टेलीस्कोप, वर्नियर कैलिपर, ये सब जुड़ा हुआ होता है, तो उससे हम एंगल्स की मेजरमेंट ले सकते हैं। तो theodolite is a serving instrument used to measure both horizontal and vertical angles with high precision। मतलब अगर हमें एंगल्स को मेजर करना है तो कहीं पे भी तो स्केल लेके तो नहीं बैठ सकते हैं बेटा, ईडी के जैसे नहीं, डी नहीं ले सकते, डी से किसी बिल्डिंग के एंगल को मेजर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो उसके लिए थियोडोलाइट यूज होता है। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? टेलीस्कोप, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कल्स, वर्नियर स्केल, स्पिरिट लेवल, एंड इट्स माउंटेड ऑन अ ट्राइपॉड। एक ट्राइप, जैसे मैंने क्या बोला, एक स्टैंड होता है ट्राइपॉड जैसा, उसके ऊपर ये सब चीजें लगी रहती है, देन उनको एक जैसे फिक्स करके घुमा फिरा के मतलब थियोडोलाइट एक पूरा अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें ये सब चीजें फिट है ना। टेलीस्कोप क्या फंक्शन करता है? ये हेल्प करता है टू साइट बहुत दूर के अगर ऑब्जेक्ट्स हैं क्लियरली, एंड यूज फॉर टेकिंग एंगुलर मेजरमेंट्स। दो टाइप के होते हैं, वर्नियर थियोडोलाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट। वर्नियर जो होता है वो मैनुअल होता है और ये मॉडर्न और ऑटोमेटिक रीडिंग्स देता है। Traversing में theodolite is widely used in traversing where a series of connected lines and angles are measured for creating maps। अब बेटा अगर आप सबने गूगल मैप्स खोला होगा और गूगल मैप्स में जो बिल्डिंग्स और ये वाला फीचर है, जो पूरा सिटी फीचर, पूरी सिटी दिखती है, तो उसमें आपको दिखता है कि हमें प्रॉपर हर एंगल का सब कुछ, मतलब जो भी एंगल, हर एंगल से हमें व्यू दिखता है। हम ऐसे जूम करते हैं 3D 2D, तो 3D और 2D जो व्यूज दिख रहे हैं ये जरूर बेटा किसी एंगल से ही बन रहे होंगे। ईडी में आपने देखा होगा ना, 3D व्यू बनाने के लिए भी डी रख के अलग से एंगल बनाना पड़ता है, तो ट्रेवर्सिंग के लिए यूज होता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल, इट अलाउज फॉर वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट, क्योंकि जो टेलीस्कोप है वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स के बीच का एंगल भी बहुत एक्यूरेट देता है ना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स एसेंशियल इन कंस्ट्रक्शन एंड सर्वेइंग एप्लीकेशंस। बेटा ब्रिज बनाने के लिए अब एक चीज समझो, ब्रिज एक साइड से ऊपर उठता है और दूसरे साइड पे नीचे जाता है, तो जरूर कोई एंगल होगा जो नीचे वाली रोड से ऊपर वाली रोड तक के बीच में कनेक्ट कर रहा होगा। डैम, बिल्डिंग, रोड, टनल्स, ये सब बनाने में
और ट्रायंगुलेशन, ट्रोपोग्राफिकल एंड जियोडेटिक सर्वेज, इनमें क्या यूज होते हैं? थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं? ये आ सकता है बेटा, एक्सप्लेन डिफरेंट थियोडोलाइट कंपोनेंट्स विद डायग्राम्स। बेटा मैंने यहाँ डायग्राम नहीं लगाया है, लेकिन आप जाके थियोडोलाइट का इंटरनेट पे सर्च करोगे तो इजीली डायग्राम मिल जाएगा विद ऑल दीज डिफाइंड। थोड़ा सा डायग्राम बनाओगे तो ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। एक टेलीस्कोप होता है जो दूर के एंगल्स को मेजर कर सकता है एक्यूरेटली। वर्नियर स्केल होती है जो प्रिसाइज रीडिंग देती है एंगल्स की। हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है जो हॉरिजॉन्टल एंगल्स को मेजर करने में हेल्प करता है। वर्टिकल सर्कल वर्टिकल एंगल्स को मेजर करता है। बेटा कितनी इजी लैंग्वेज है, देख लो। लेवलिंग स्क्रू होते हैं, ये क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंट को ट्राईपॉड पे प्रॉपरली, नट बोल्ट होते हैं ना बेटा, बस वही फिट करने के लिए ट्राईपॉड स्टैंड होता है। ये इंस्ट्रूमेंट को सपोर्ट करता है मेजरमेंट के टाइम। और प्लम्ब बॉम्ब होता है, ये क्या इंश्योर करता है कि वर्टिकल अलाइनमेंट जो है इंस्ट्रूमेंट का वो बना रहे। फंक्शंस क्या होते हैं थियोडोलाइट के? मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल्स, है ना, एक्यूरेटली मेजर करता है हॉरिजॉन्टल एंगल्स तो डिस्टेंस पॉइंट में। सेम बेटा स्लोप, जहाँ पे वैलीज हैं, स्लोप है, हाइट पे है, माउंटेन पे है, वहां पे वर्टिकल एंगल मेजर करता है। लेवलिंग के काम में यूज आ सकता है कितनी बार? अब मान लो कि बताया था ना बेटा, ए और बी सेटिंग, है ना। फिर टेशियोमेट्रिक सर्वेइंग में जब कंबाइंड विद स्टेडिया हेयर्स, इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग डिस्टेंसेस। एलिवेशन और डिस्टेंस हेल्प करने में। ट्रेवर्सिंग एंड ट्राइंगुलेशन में, मतलब मैप्स बनाने में, मैपिंग लार्जर एरियाज को सर्वे करने में यूज करते। सेटिंग आउट वर्क्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन फॉर लेइंग आउट बिल्डिंग कॉर्नर्स, रोड एंड ब्रिजेस विद प्रिसिशन। मतलब अगर हमें प्रॉपर कॉर्नर्स और ये सेट करने, किसी भी बिल्डिंग में, अगर ये बेटा आर्किटेक्चर्स यूज करते हैं मेनली आर्किटेक्ट ये चीज बनाने के लिए। और अगर कोई बड़ा सा महल भी बनाना है या बड़े बड़े महल बने तो वो भी एक पर्टिकुलर एंगल को ध्यान में रख के बने, तो जो बहुत लार्जर स्केल के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ये यूज होता है। नाउ बेटा मूविंग टू अनदर क्वेश्चन विच इज एक्सप्लेन ईडीएम एंड इट्स टाइप। ईडीएम को क्या होता है बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट जो होता है ये सर्वेइंग का एक मेथड है ना, जो एक्यूरेटली मतलब जैसे जीपीएस हो गया, या जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक कैलकुलेटर विल बी मोर एक्यूरेट देन हाथ से प्लस माइनस करना, राइट? सो सिमिलर वे में इंस्टेड ऑफ स्केल्स एंड मैन्युअली, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए तो एक्यूरेटली आता है। तो बेटा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एक्सप्लेन ईडीएम एंड इट्स मेथड्स, ठीक है, या एक्सप्लेन ईडीएम एंड इट्स टाइप्स, दोनों ही मैंने ऐड कर दी, किसी भी तरीके से आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस एक्यूरेटली यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स क्या क्या हो सकती हैं? हो सकती है लाइट्स, इंफ्रारेड वेव्स या माइक्रोवेव्स, ठीक है। It is widely used in surveying to measure long distances quickly and precisely even in difficult terrains, क्योंकि ये लाइट, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज करके हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीन से कर सकते हैं, तो एकदम प्रिसाइज रीडिंग्स देता है। क्या क्या मेथड्स होते हैं? इंफ्रारेड मेथड, है ना, इंफ्रारेड वेव्स को एंड रिफ्लेक्टर्स को यूज करके 3 किलोमीटर तक के डिस्टेंस के लिए हम सर्वे कर सकते हैं, शॉर्ट रेंज। विजिबल लाइट मेथड, मतलब अ विजिबल लाइट मॉड्यूलेटेड इनटू वेव्स, अलग अलग फॉर्म ऑफ वेव्स में ये गुड विजिबिलिटी के लिए, मतलब गुड रिक्वायर्स गुड विजिबिलिटी, एक्यूरेट एंड यूज्ड इन जीओडी मीटर्स। माइक्रोवेव मेथड, माइक्रोवेव सिग्नल्स देके लॉन्गर डिस्टेंस पे, अब लॉन्गर डिस्टेंस पे हम ज़्यादा बड़ी, मतलब अब ज़्यादा सोचो 100 किलोमीटर्स तक वी कैन नॉट यूज ए स्केल टू मेजर, राइट? सो माइक्रोवेव मेथड्स क्या यूज करते हैं? माइक्रोवेव सिग्नल्स, जो बहुत छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं उनको यूज करके डिस्टेंस मेजर करते हैं और सर्वे करते हैं। कॉमनली यूज्ड इन टेल्यूरोमीटर्स, जो बहुत बड़े बड़े नेशनल हाईवेज है, दैट इज मेड अप बाय यूजिंग दिस। फेज मेजरमेंट मेथड मेजर्स फेज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड वेव्स। अब फे एक साइड से वेव्स को ट्रांसमिटेड और एक साइड से वेव को रिसीव वेव्स, इन दोनों के बीच को डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मेजर करके कैलकुलेट किया जाता है। ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स में ये फेज मेजरमेंट मेथड यूज होता है। अब बेटा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ईडीएम पे शॉर्ट नोट लिखो, तो भी आप ये सब लिख सकते हो। ईडीएम क्यों इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग में? इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉन्गर डिस्टेंस इन एक्सेसिबल एरियाज को मेजर करने के लिए, जहाँ हम बेटा स्केल पेंसिल लेके नहीं मेजर कर सकते, रिवर्स, हिल, वैलीज, वहां पे
इलेक्ट्रॉनिक वेव्स सिग्नल्स देकर मेजरमेंट लिया जाता है। क्विक और एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, मैन पावर को रिड्यूस करता है और सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कर देता है। एंड मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, हाईवे, ब्रिजेस, लार्ज स्केल सर्वेस, जहाँ पे बड़े-बड़े नेशनल हाईवेज़ बनते हैं, वहाँ यूज़ होता है। रियल लाइफ में इसका एग्ज़ाम्पल दे सकते हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल देखो, जब हम क्लैप करते हैं किसी एम्प्टी जगह पे, बेटा थिएटर में जाके बहुत तेज क्लैप करो और आप अपना वापस से इको सुनते हो, है ना? तो यू मेजर द टाइम बिटवीन योर क्लैप एंड द एको, मतलब आपने ये ऐसे क्लैप किया, एक बार करके देख लो बेटा रूम में अकेला बैठ के, और इको आएगा आपको। तो यू फाइंड कि वेव्स कितनी दूर तक, मतलब वॉल्स कितनी दूर है या कितनी दूर तक हमारी ताली की आवाज गई और वहां से कितनी दूर से बेटा आवाज गूंजती है जब, तो हमारे कानों तक कहाँ से आती है? उन्हीं वॉल्स से टकरा के वापस। अब बेटा हमें अपना खुद का ही एको सुनाई दे रहा है ना? तो देखो बेटा एक चीज़ अंडरस्टैंड करो आप कि एको में क्या हो रहा है कि एक हमने क्लैप किया, हमने एक बार ताली बजाई और वो ताली बजाते ही नेक्स्ट क्या हुआ कि वो नेक्स्ट साइड पे पहुँच गई, नेक्स्ट साइड पे पहुँच गई, दैट मीन्स कि हमने क्लैप किया, वो ट्रैवल करके वेव कहाँ गई? दीवार तक गई, दीवार से वापस वो साउंड पलट के हमारी तरफ आए। सेम टू सेम वर्किंग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो ट्रैवल करती हैं और वापस रिटर्न करती हैं। तो जब वो जाती है और आती हैं, उसका टाइम और डिस्टेंस से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, वो जो डिस्टेंस को मेज़र कर लेते हैं। अब बेटा अलग-अलग टाइप के ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक होता है जीओडी मीटर जो लाइट वेव्स को यूज़ करता है। अब सबसे पहले बेटा आप है ना वर्किंग समझ लो इसकी, तो आपके लिए थोड़ा-सा ईज़ी होगा, है ना? अब बेटा वर्किंग को कैसे समझना है? सिग्नल ट्रांसमिशन, है ना? EDM instrument send out an electromagnetic wave, light, infrared or microwave from one survey point towards a reflector placed at an another point. बेटा इसको एक एग्जांपल से समझो कि जो ये है सर्वे स्टेशन है, सर्वे स्टेशन इज अ गर्ल इन कंप्यूटर साइंस। गलती से अ गर्ल इन कंप्यूटर साइंस ने इंस्टाग्राम के डीएम को रिप्लाई कर दिया और सेंड कर दिया हाय मैसेज बैक टू अ गाय इन मैकेनिकल। जो गाय इन मैकेनिकल है वो क्या है? रिफ्लेक्टर है, राइट? तो रिफ्लेक्शन क्या होगा? द वेव हिट्स द रिफ्लेक्टर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो मैसेज क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसने जैसे ही यहाँ से वो मैसेज भेजा, वो रिफ्लेक्टर के पास पहुंचा। रिफ्लेक्टर क्या करेगा? उस मैसेज को देखते ही, पढ़ते ही, बीच में जो भी सारे ऑब्स्टेकल्स थे, जो मैंने क्या बताया था एचओडी ऑब्स्टेकल है, तो वो सारे ऑब्स्टेकल्स को हटा के और भागता-भागता किसकी तरफ आएगा? कंप्यूटर साइंस की क्लास की तरफ, है ना? वो हिट करके मतलब रिफ्लेक्टर वो वापस से बाउंस बैक करेगा वो वेव को, है ना? हिट्स द रिफ्लेक्टर एंड बाउंसिंग बैक टू द इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो वापस आएगा भागता हुआ कि अरे! इसने कैसे रिप्लाई कर दिया। और टाइम मेजरमेंट, द ईडीएम इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द टाइम टेकन फॉर वेव टू ट्रैवल फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू रिफ्लेक्टर, मतलब सीएस ने जैसे ही जो मैसेज भेजा मैकेनिकल को, जैसे ही मैसेज पहुंचा, तो वो जो टाइम मैकेनिकल दौड़ता हुआ सीएस के पास आया, तो वो जो टाइम है, वो टाइम से क्या पता चल जाएगा हमें? डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? जिस वेव से वो मैसेज गया, स्पीड ऑफ वेव से पहले गया मैसेज, इनटू कितना टाइम लगा उसको वापस रिटर्न होने में, डिवाइडेड बाय टू। तो इट इज डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि एक बार मैसेज गया और वो हंसता खेलता गाय फ्रॉम मैकेनिकल रैन बैक टू सीएस की क्लास कि अरे इसका मैसेज कैसे आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय टू। क्लियर है बेटा? आई होप बेटा इस एग्जाम्पल से सबको क्लियर होगा। दिस वॉज जस्ट अ फनी एग्जाम्पल कि यहाँ से जब मैसेज गया, यहाँ से मैसेज को समझो, यहाँ से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गई, रिफ्लेक्टर पे हिट की। रिफ्लेक्टर इज अ मैकेनिकल गाय। जैसे ही रिफ्लेक्टर पे हिट हुई, रिफ्लेक्टर दौड़ा भागा, खुशी खुशी आया कि भाई भाभी का मैसेज आ गया। जिस टाइम से दौड़ते भागता आया, मतलब सीएस की क्लास में और मैकेनिकल की क्लास में जो डिस्टेंस है वो कैसे निकाल सकते हैं? उसकी भागने की कैपेबिलिटी पे, इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट ऐसे हो सकता है। द रिजल्ट शोन ऑन डिजिटल स्क्रीन में रिजल्ट आ जाता है मिलीमीटर्स या सॉरी मीटर्स या किलोमीटर्स में। स्पीड ऑफ वेव, जिस वेव से स्पीड ने ट्रेवल किया, इनटू जितना उसको टाइम लगा रिफ्लेक्ट बैक आने में, डिवाइडेड बाय टू। इससे हम ऐसे हम ईडीएम से डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं? टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जीओडी मीटर होता है जिसमें लाइट वेव ट्रैवल करती है ना? विजिबल लाइट रेंज में एक्यूरेट होता है, मीडियम रेंज सर्विंग के लिए छोटी छोटी जगहों पे यूज हो सकता है। टेल्यूरोमीटर में माइक्रोवेव सिग्नल्स यूज होते हैं, ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए। मैंने बोला ना बेटा एनएच हाईवेज और नेशनल हाईवेज, ब्रिजेस, डैम्स में। डिस्टोमैट, इसमें
स्मॉल पोर्टेबल ईडीएम डिवाइसेस होते हैं जो किसके ऊपर थियोडोलाइट्स या टोटल स्टेशंस के ऊपर लगाए जाते हैं टू मेजर द डिस्टेंस। टोटल स्टेशन क्या होता है, बहुत बड़ा अगर कोई लार्ज स्केल प्रोजेक्ट होता है जिसमें ईडीएम, थियोडोलाइट और कंप्यूटर सबको मिलाकर एक एक्यूरेट मेजरमेंट निकालने के लिए टोटल स्टेशन एक टाइप ऑफ ईडीएम इंस्ट्रूमेंट होता है। एक होता है इंफ्रारेड ईडीएम, ये इंफ्रारेड नेम से ही समझ में आ रहा होगा, इंफ्रारेड लाइट और रिफ्लेक्टर को यूज करती है अप टू 3 to 4 किलोमीटर का शॉर्ट जगहों पे सर्वेइंग करने के लिए वी कैन यूज दिस। तो बेटा इसी के साथ ईडीएम ओवर होता है। आपको एग्जाम में ईडीएम पे शॉर्ट नोट आ सकता है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ईडीएम पे नोट आ सकता है, ईडीएम क्या होता है वो आ सकता है। आप मेथड्स में बेटा ईडीएम की वर्किंग भी लिख सकते हो और टाइप्स ऑफ ईडीएम मेथड्स बता सकते हो, और जैसे इंफ्रारेड मेथड लिख रहे हो तो इंफ्रारेड ईडीएम भी बता सकते हो उसमें। क्लियर है बेटा? नाउ मूविंग टू द next topic, what is dumpy level components working and advantages of over other लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स। बेटा लेवलिंग क्या थी, किसी भी जगह का एलिवेशन मेजर करने के लिए हम वी यूज लेवलिंग, है ना। सो अ डंपी लेवल एक सिंपल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल या एलिवेशन को मेजर करने के लिए यूज होता है सर्वेइंग में, है ना। ट्राईपॉड के ऊपर माउंट करते हैं। डंपी लेवल मतलब ऐसा नहीं बेटा, कोई भी ये नहीं सोचेगा कि हमें डंप कर दिया, डंपी मतलब ऐसे डंप गिरा हुआ लेवल नहीं बेटा, किसी का गिरा हुआ लेवल नहीं, हम सबका लेवल सबके निकलेंगे, निकलेंगे उसी के जो एग्जाम में पढ़ाई करके जाएगा, वो पेपर सिविल का अच्छा उसी का ही जाएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करके जाएगा। तो डंपी लेवल जो है इज सिंपल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किसमें यूज होता है, सर्विंग में यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, एलिवेशन को मेजर करने के लिए। कैसे करते हैं, ट्राईपैड के ऊपर प्लेस करके हमें अलग अलग रिलेटिव हाइट डिफरेंस होता है जिन एरियाज में, जहाँ थोड़ा सा टफ होता है माउंटेन एरियाज में निकालना, वहां पे हाइट डिफरेंस ऑफ एरियाज ग्राउंड में होता है और हमें कोई बड़ा सा ब्रिज बनाना है या बड़ा सा डैम बनाना है, उन केसेस में डंपी लेवल को यूज करते हैं। क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एक बेटा टेलीस्कोप होता है, किस लिए, एंगल मेजर करने के लिए, दूर की साइड को या टारगेट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, और फिक्स्ड पोजीशन होती है। लेवलिंग स्क्रूज जैसे बेटा थियोडोलाइट में था, ये ट्राइपॉड को लेवल डंपी लेवल जैसे टूल को ट्राइपॉड से जोड़ने के लिए नट बोल्ट होते हैं। बबल ट्यूब ये अगेन ये इंश्योर करता है कि हॉरिजॉन्टली रेज्ड है कि नहीं प्रॉपरली। वर्टिकल स्पिंडल ये देखता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है कनेक्ट करता है इंस्ट्रूमेंट को और ट्राइपॉड को, मतलब डंपी लेवल को ट्राइपॉड से कनेक्ट करता है और रोटेशन अलाउ करता है। स्पिंडल मतलब घूमने वाला। ट्राइपॉड 3 लेग्ड स्टैंड होता है जिसपे सेल्फी या रील्स बनती है, मतलब बेटा डंपी लेवल प्लेस होता है। फुट फुट प्लेट और बेस ये वो वाला प्लेटफॉर्म होता है ताकि इंस्ट्रूमेंट इजीली माउंट और एडजस्ट हो सके, और एक नॉब होती है फोकसिंग जो टेलीस्कोप के पहले लगाई जाती है ताकि क्लियर फोकस से हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिख सके। कैसे लेवल डंपी लेवल वर्क करता है, सबसे पहले डंपी को लेवल को हमने टेलीस्कोप पे या ट्राइपॉड स्टैंड पे जो टेलीस्कोप लगा उसके पास ऐड किया, है ना। लेवलिंग स्क्रूज और बबल ट्यूब से मेक श्योर किया कि इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली लगा है। फिर अगर हमें डिस्टेंस साइट करना है तो टेलीस्कोप यूज करेंगे और लेवलिंग स्टाफ यूज करेंगे, फोकस लगाएंगे और रीडिंग्स अलग अलग मल्टीपल रीडिंग्स लेंगे। जहाँ जहाँ एलिवेशन निकालना है जिस जिस एरिया का, उधर उधर टेलीस्कोप को मूव करेंगे, फिर उधर उधर जगहों की रीडिंग्स लेंगे और रीडिंग को कंपेयर करके प्रॉपर हाइट डिफरेंस एक्सप्लेन करेंगे। क्यों बेटा डंपिंग लेवल और अदर लेवलिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एलिवेशन निकालने के उनसे बेटर है, क्योंकि वो एक्यूरेट हाई एक्यूरेसी देता है, क्योंकि हम मल्टीपल रीडिंग्स निकाल सकते हैं टिल्ट कर करके, बार बार रोटेट करके। स्टेबल होता है क्योंकि टेलीस्कोप हमेशा फिक्स्ड होता है तो इजीली और मोर स्टेबल स्टेबल रीडिंग्स आती है जिनमें कोई एरर नहीं होता। ड्यूरेबिलिटी क्यों, क्योंकि प्रॉपर रीडिंग्स आएंगी तो प्रॉपर एलिवेशन सेट होगा, प्रॉपर एलिवेशन सेट होगा तो प्रॉपर सर्वेइंग होगी, प्रॉपर सर्वेइंग होगी तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी। तो लॉन्ग लास्टिंग कंस्ट्रक्शन के लिए इजी टू यूज है, एक बार सेटअप हो गया तो हम रिपीटेबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, चीपर है अदर मॉडर्न और डिजिटल वेज से। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्योंकि इसमें टेलीस्कोप है और हॉरिजॉन्टल डिवाइसेस इजीली निकाल सकते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इजी टू यूज है। और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए हम इजीली रोड वर्क में, बिल्डिंग वर्क में, कैनल्स में, डैम्स में यूज कर सकते हैं। तो बेटा ये भी आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डंपी लेवल, या राइट व्हाट इज डंपी लेवल एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, या वर्किंग या एडवांटेजेस, कुछ भी आ सकता है। सो इसी के साथ बेटा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सेकेंड यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थ्योरी के आ सकते हैं वो ओवर होते हैं। आप बेटा सिर्फ क्वेश्चंस भी रेफर कर सकते हैं और अपनी नोट से थ्योरी लिख सकते हैं। आप क्वेश्चंस और दोनों थ्योरी दोनों रेफर कर सकते हैं
एंड बेटा यूनिट 2 में अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन एक टाइप का न्यूमेरिकल होता है रिड्यूस्ड लेवल का, जो आता ही आता है, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो मैं एक छोटे से लेक्चर में कवर कर दूंगी पोस्ट दिस लेक्चर। इसीलिए ज्यादा बहुत सारे न्यूमेरिकल करने का कोई सेंस नहीं है। 100% वो रिड्यूस्ड लेवल का न्यूमेरिकल आता है। ऐसे तो बेटा बहुत सारे आते हैं, ईडीएम के भी आते हैं, रेसिप्रोकल लेवल के भी आते हैं, पर मोस्ट आस्क्ड न्यूमेरिकल वही होता है, तो एक हम वही करेंगे, क्योंकि हम एग्जामिनेशन पॉइंट से द सिविल सर्वाइवल सीरीज, मतलब हमारा सिविल में सर्वाइवल हो जाए और हमें ज्यादा तकलीफ भी नहीं लेनी पड़े, इजीली पढ़ के पेपर निकल जाए। तो इसीलिए आई विल कवर दैट न्यूमेरिकल एज वेल इन अ सेपरेट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स बेटा, हम मिलते हैं थर्ड यूनिट की वीडियो में।